Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Subject है jurisprudence, lecture number 2 है nature, importance and scope of analytical jurisprudence. ये भी एक important question है English jurisprudence का. अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन लेक्चर नंबर 2 देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. स्कोप ऑफ एनालिटिकल jurisprudence, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका. Introduction. English jurisprudence, also known as the philosophy of law, is the study of legal principles, theories and the philosophical foundation of the legal system in England and Wales. कि इंग्लिश jurisprudence को हम philosophy of law भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फिलोसफर ने जो लॉ पर स्टडी की उसको हम कह सकते हैं इंग्लिश jurisprudence. इसमें हम लीगल असूलों को, उनकी थ्योरीज को स्टडी करते हैं. देयर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ jurisprudence. कोई इसकी एक डेफिनेशन नहीं है. डिफरेंट जूरीज ने अपना पर्सपेक्टिव, अपनी आइडियोलॉजी शेयर की है. Since people have different ideologies and nations throughout the world in the study of law, मतलब ये कि इसमें जूरिस्ट ने अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी, क्योंकि ये एक जूरिस्ट का वर्क नहीं है इंग्लिश jurisprudence, ये डिफरेंट जूरिस्ट का वर्क है, तो इसमें डिफरेंट जूरिस्ट ने अपनी आइडियोलॉजीज शेयर की, अपने नज़रियात को देखते हुए उसको इंग्लिश jurisprudence में डिफाइन किया है. लॉ को उसके रीज़न, उसकी लॉजिक से डिफाइन किया है. तो बेसिकली हम इसमें स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लॉ. इट इज़ अ फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल एंड इट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम हार्म टू अदर्स, फ्रॉम हार्म ऑफ अदर. मतलब ये कि एक फॉर्मल मैकेनिज्म है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी और इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए, उसको हार्म से बचाने के लिए. तो इस चीज़ को डिफाइन किया गया किसमें, इंग्लिश jurisprudence में. It is a formal mechanism of social control. Jurisprudence is a philosophical study of an underlying principle exploring the nature and purpose and scope of society. अब इसमें क्या बताया गया कि एक फिलोसफर की स्टडी है. इसमें जूरिस्ट इंग्लिश jurisprudence को स्टडी करे. jurisprudence निकले जूरिस्ट से. तो ये इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, लॉ को स्टडी कर रहे हैं. जस्टिस विदाउट फोर्स इज पावरलेस, फोर्स विदाउट जस्टिस इज टायरेंट. अगर जस्टिस, इंसाफ प्रोवाइड किया जाए किसी फोर्स के बगैर तो वो ना होने के बराबर है. और अगर फोर्स विदाउट हो, जस्टिस, फोर्स हो लेकिन जस्टिस ना हो उसके अंदर, तो वो एक जुल्म का निज़ाम आ जाता है. नेक्स्ट देखें द स्टार्टेड ऑफ jurisprudence. स्टार्टिंग कब हुआ, jurisprudence स्टार्टेड विद रोमन. ये रोमन से स्टार्ट हुआ. जिस तरह लॉ स्टार्ट होता है, अब jurisprudence की स्टडी, जूरिस्ट ने जो स्टडी स्टार्ट की वो कहाँ से स्टार्ट हुई, रोमन से स्टार्ट हुई. मीनिंग देखेंगे, the word jurisprudence started with Romans has been derived from the Latin term juris means law and prudent mean knowledge of, and term means jurisprudential means knowledge or skill of law. कहा गया कि जुरिस का मतलब है लॉ की स्टडी है, एंड प्रूडेंट का मतलब है आपके पास नॉलेज है जो. अब लॉ का नॉलेज है जो जुरिस के पास, उसके हम कहते हैं नॉलेज और या स्किल ऑफ लॉ. अदर नेम भी कहते हैं, क्योंकि इसको अदर नेम से इसलिए भी कहा जाता है कि इसको हम फिलोसफी ऑफ लॉ भी कहते हैं, फिलोसफी की स्टडी कहते हैं, ग्रामर ऑफ लॉ कहते हैं. ग्रामर ऑफ लॉ इसलिए कहते हैं कि ये राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बता रही होती है. साइंस ऑफ लॉ कहते हैं क्योंकि हम इसमें लॉ की स्टडी करते हैं, तो ये एक सोशल साइंस की तरह एक साइंस है हमारे पास, जिस तरह सोशियोलॉजी होती है. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ jurisprudence. अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट के मुताबिक jurisprudence इज द साइंस ऑफ लॉ. इसको हम साइंस कहते हैं, लॉ की साइंस कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉ के हर प्रिंसिपल को डिस्कस किया जाता है. ऑस्टन कहते हैं jurisprudence एज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि हम इसे पॉजिटिव लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिलोसफर ने अपना लॉ के रिलेटेड जो पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव रीजंस हैं उसको, लॉजिक को शेयर किया है. होलैंड कहते हैं jurisprudence एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि एक फॉर्मल साइंस है जिसमें हम लॉ को मतलब फॉर्मल कहा जाता है ना, रिटन वर्क को, एक प्रॉपर प्रोसीजर को. तो इसीलिए इसमें लॉ को एक प्रोसीजर, एक लॉजिक, एक रीजन के साथ डिफाइन किया गया है. अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, jurisprudence इज अ साइन विच ट्रीट द पीपल ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड लीगल रिलेशन. कि jurisprudence ऐसी साइन है जिसमें असूलों को, पॉजिटिव लॉ और लीगल रिलेशन को एक अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है. Why there is a need to study jurisprudence? अब हमें jurisprudence की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि one of the important to study jurisprudence in its fundamental value, it's mainly involve researches which help in clarify the basic concept of law. हमें ये रिसर्च में, हम इस पे रिसर्च करते हैं और इस चीज़ के मतलब हमें क्लैरिफाई कर दिया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है लॉ का बुनियादी असूल क्या है.
द सब्जेक्ट इज नॉट कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ न्यू लॉ बट फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग लॉ। इस सब्जेक्ट का ये कंसर्न नहीं है कि पहले लॉ क्या है और लॉ कैसे बनेगा या पास्ट में लॉ कैसे गुजरेगा या फ्यूचर में कैसे। इसका कंसर्न एग्जिस्टिंग लॉ क्या है, ये एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर सर्च करता है। It provides the rules of interpretation. As a result, become important to study the subject to understand the significance of law passed by the legislation. कि इसमें उन असूलों की तशरीह की जाती है जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं और अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि लॉ की अहमियत क्या है अगर वो लॉ लेजिस्लेशन से पार्लियामेंट से पास होके आता है। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं नेचर ऑफ लॉ की, कि नेचर ऑफ लॉ क्या है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। स्टडिंग जूरिस्प्रूडेंस एंड क्लैरिफाई द कांसेप्ट, पर्पस एंड स्कोप ऑफ लॉ। इट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, एथिक्स एंड सोसाइटी। अब इसमें देखा जाएगा लॉ की नेचर क्या है, क्या वो मोरालिटी पे भी बेस करता है, क्या वो पॉलिटिक्स पे भी है, क्या वो सोसाइटी पे भी बेस करता है। तो बेसिकली इसमें इस चीज को लॉ के कंसेप्ट को, उसके स्कोप को डिफाइन किया और एक्सप्लोर किया कि रिलेशनशिप क्या है लॉ का मोरालिटी। बेसिकली रिलेशन तो होता है, लॉ मोरालिटी के बगैर नहीं हो सकती। विदाउट मोरालिटी एक लॉ ही कैसा हो सकता है। और लॉ पॉलिटिक्स में भी हिस्सा है, लॉ का सोसाइटी में भी है। एनालाइजिंग लीगल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिन करती है कि फंडामेंटल लीगल कंसेप्ट कौन सी हैं। फंडामेंटल लीगल कंसेप्ट सच एज जस्टिस, राइट एंड ऑब्लिगेशन। एनालाइज लीगल प्रिंसिपल, रूल्स एंड डॉक्ट्रिन टू अंडरस्टैंड देयर इम्प्लीकेशन। इसमें इस चीज का तज्जिया लिया जाता है कि हमारे पास जो फंडामेंटल लीगल कंसेप्ट हैं, जस्टिस है, हकूक हैं, उनके फराइज हैं, उसको चीज को एनालाइज किया जाएगा लॉ से। It analyzing legal principles, values, rules and doctrine to understand their implications. और इसमें ये डॉक्ट्रिन जो उनसे है ये हमें असूलों के बारे में समझाएगा और उसकी इम्प्लीकेशन भी बताएगा। Evaluating legal system and institution, jurisprudence की रसाई होती है कि effective legal system तक, institution and process. It compare different legal tradition, identify area for improvement. इसमें इवैल्यूएट किया जाता है डिफरेंट लीगल सिस्टम को और उनके इंस्टीट्यूशन को, कि जहां लॉ हमें एक इंस्टीट्यूशन से लॉ प्रोवाइड होता है, एक इंस्टीट्यूशन के भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो भी जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन करता है। प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस स्टडिंग। अब हम लॉ को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आती कि हम इसके ऊपर इसके रीज़न, इसके लॉजिक की तरफ जाएं जो लॉ पार्लियामेंट से पास हो गया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस उसके ऊपर एक क्रिटिकल थिंकिंग, हमें एक सोच प्रोवाइड कर देता है और उस चीज़ को, उस लॉ की एनालिसिस करने पर मजबूर कर देता है कि लॉ बनाने का मकसद क्या था, इसका बेसिक कंसेप्ट, पर्पस क्या था। Jurisprudence develop critical thinking, analytical and problem solving skill. It encourage student to question assumption and evaluate arguments. यही बात कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बता देता है हमें। जूरिस्प्रूडेंस से हमारे अंदर एक स्किल पैदा होता है, इसीलिए तो हम स्टूडेंट्स जो लॉ के स्टूडेंट है वो जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करते हैं ताकि हमारे अंदर लॉ की बिहाइंड द जो रीजंस है, लॉजिक है, उसको हम समझ सकें और हम क्वेश्चन अराइज कर सकें। Informing legal decision, making jurisprudence provide a theoretical framework for judges, lawyer and policy maker to inform decision. It help them understand the consequences of their action. अब jurisprudence बनाने का मकसद यही था कि एक हमें theoretical framework explanation provide कर देगी, चाहे वो judges को, lawyer को या policy maker जो law बनाने वाले को एक informed decision बनाया गया, एक informed decision बताया गया कि law का jurisprudence में क्या किरदार है, jurisprudence law को किस तरह स्टडी करती है, किस तरह हमें उसके consequences, उसके action के बारे में समझाती है। अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, स्टडिंग जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड ह्यूमन राइट। अब जूरिस्प्रूडेंस हमें इस चीज का भी बताती है कि लॉ का ह्यूमन राइट के साथ रिलेशन कैसा है। अब नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देखें, द नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस सिमिलर टू साइंस। जिस तरह हम एक सोशियोलॉजी को सोशल साइंस कहते हैं, बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस भी एक साइंस है। ये इट इज़ नॉट एन आर्ट, ये कोई आर्ट नहीं है, ये प्रोग्रेसिव साइंस है। ये सोसाइटी में ही हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि जैसे जैसे लॉ चेंज होती है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर बात करती है, एग्जिस्टिंग लॉ को इवेल्युएट करती है, एनालिसिस करती है, तो जैसे जैसे लॉ चेंज होगा इसी तरह हमारा भी जूरिस्प्रूडेंस की जो नेचर है वो एक चेंज होगी। इसे हम प्रोग्रेसिव साइंस कहेंगे। Jurisprudence in its nature as a different subject is neither procedure subjective nor सब्सटेंटिव या प्रोसीजर। अब इसमें ये कहा गया है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें ना प्रोसीजर होता है, किसी प्रोसीजर को डिफाइन करना, जैसे लॉ के लिए, लॉ को बनाने के लिए प्रोसीजर होता है, सब्सटेंटिव होता है जिसमें राइट्स को डिफाइन। लेकिन ये ऐसी जूरिस्प्रूडेंस नहीं है जिसमें राइट्स को भी नहीं डिफाइन किया, प्रोसीजर को नहीं, बल्कि उसके रीजन, लॉजिक, कंसेप्ट और पर्पस को डिफाइन किया गया। काइंड्स ऑफ लॉ गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। थियोलॉजिकल लॉज है, मॉरलिस्ट लॉ है जो हमारे ह्यूमन कंडक्ट, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है सोसाइटी में। थियोलॉजिकल लॉ डिवाइन लॉ होता है जो खुदा ताला की तरफ से, मॉरलिस्ट लॉ पे इलाकियात का है। कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ लॉ, कॉन्टेक्स्ट।
वो देखेंगे हमारे पास लॉ और मोरालिटी का एक रिलेशन होता है, उसको डिस्कस करते हैं। जस्टिस और फेयरनेस का एक रिलेशन होता है लीगल कॉन्टेक्स्ट में, उसको डिस्कस करते हैं। राइट्स और जो ऑब्लिगेशन, हमारे जो हुकूक और फराइज हैं, उसका लॉ की नज़र से किस तरह उसे इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी होता है, जिसमें लेजिटिमेसी और अथॉरिटी को किस तरह एक लॉ की नज़र से लिमिट भी मतलब उसकी बाउंड्री भी सेट की जाती है लीगल अथॉरिटी की, उस चीज़ को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आ गया है वो इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस की अहमियत क्या है, सोसाइटी में क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड द रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ। अब ये हमें प्रोवाइड करता है रूल्स लॉ की तशरीह के लिए। द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इक्वली बेनिफिशियल फॉर द सोशियोलॉजिस्ट एंड मोरालिटी। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस इतनी ही बेनिफिशियल है जो सोशियोलॉजिस्ट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि सोसाइटिस्ट सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो सोसाइटी में लॉ का होना लाजमी है, वो लॉ के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, तो उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल है, फ़ायदामंद है, एंड मोरालिटी के लिए भी ये फ़ायदामंद है। आगे है ग्रामर ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द ग्रामर ऑफ लॉ एंड टेल अबाउट दिस व्हाट इज राइट। ज्यूरिस्प्रूडेंस ग्रामर ऑफ लॉ है। ग्रामर ऑफ लॉ क्या होती है कि हमें जहां से मिस्टेक, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता चलता है, तो ग्रामर ऑफ लॉ हमें राइट बताएगी, रॉन्ग बताएगी। एरर डिटेक्शन करने का भी जरूरत, हम ग्रामर क्यों मतलब उसकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, ग्रामर को क्यों समझते हैं, हमें राइट और रॉन्ग, सेंटेंस के राइट और रॉन्ग को समझा जाए। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी ग्रामर ऑफ लॉ इसलिए जरूरी है कि हमें राइट और रॉन्ग को समझा जाए, उसके लॉजिक को समझा जाए। आई ऑफ लॉ है jurisprudence provide with the proper administration of justice। ये आई ऑफ लॉ है, ये एक कानून की आंख जिसे कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमें इंसाफ और फेयरनेस का पता होता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ने इस तरह लॉ को डिफाइन किया और जस्टिस सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेशन के ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड द बेसिस फॉर मेकिंग लॉ प्रोसेस। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ के प्रोसेस को भी डिफाइन करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंस है। मीनिंग ऑफ लॉ है, ये जॉ नहीं है, लॉ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प लॉयर एंड जजेस टू अंडरस्टैंड रियल मीनिंग। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये हमें मदद देता है, लॉयर्स को भी हेल्प आउट करता है, जजेस को भी, कि रियल मीनिंग क्या है लॉ का, क्योंकि लॉ तो बनाया गया लेकिन उसके पर्पस को डिफाइन कौन करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन करता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। ज्यूरिस्प्रूडेंस मेक द लॉ एक्यूरेट एंड एरर फ्री। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ तो बना हुआ है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी को कौन इवैल्यूएट कर रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कर रहा है, और उसके जो एरर होते हैं उनके लॉ को फ्री कर देता है। रिमूव द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस रिमूव कर देता है कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द लॉ एंड make the more understandable and effective. A lot of easy mind have been provided by jurisprudence. अब इसमें जो लॉ के अंदर पेचीदगियां होती हैं, तो वो कौन रिमूव करता है, कौन खत्म करता है, कौन अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस करता है। अब सोल्यूशन ऑफ द न्यू प्रॉब्लम। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनेबलिंग द पीपल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द लीगल प्रॉब्लम एंड नाउ पीपल कोऑर्डिनेटिंग विद लीगल सिस्टम इंस्टेड विजडम ऑफ द पास्ट। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें एक जो भी प्रॉब्लम हो उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड तो करता है, उसके साथ साथ एक लॉ के स्टूडेंट के लिए स्किल्स प्रोवाइड करता है कि किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनेबलिंग काबिल बनाता है लोगों को कैसे हम अपने सोल्यूशन को, लीगल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। एंड पीपल कोऑर्डिनेटिंग विद लीगल सिस्टम, और पीपल किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं, तावन करते हैं अपने लीगल सिस्टम के साथ। Interpretation of law. अब jurisprudence is interpreting the law, which is helping the judges and law to find out the true meaning of law which has been passed by different legislation by providing rules of interpretation. अब jurisprudence अब लॉ की तशरीह करता है और मदद करता है लॉयर को और जजेस को कि किस तरह वो ट्रू मीनिंग, लॉ के असल मकसद को जान सके, वो jurisprudence प्रोवाइड करेगा। और जो डिफरेंट लेजिस्लेशन होती है डिफरेंट कंट्रीज की, उन हर एक लेजिस्लेशन की तशरीह कौन करता है, jurisprudence करता है। आगे है ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंडक्टिंग एन इनडायरेक्ट ट्रेनिंग ऑफ द माइंड ऑफ पीपल टू सॉल्व द डिफिकल्ट लीगल प्रोविजन इन लीगल वे। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस एक इनडायरेक्ट ट्रेनिंग ऑफ माइंड है, एक ट्रेन करने के लिए, एक अपने माइंड को, जहन को बनाने के लिए हम किसकी तरफ जाते हैं, कोर्सेज की तरफ जाते हैं, हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, तो हम उसकी तरफ जाने से पहले अगर हम लॉ की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस से एक इनडायरेक्ट हमें ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स मिलती हैं कि लॉ का मकसद क्या है, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक पीपल को जो सॉल्व करते हैं डिफिकल्ट लीगल प्रोविजन इन लीगल वे में, हमें कौन प्रोवाइड कर देता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये भी एक ट्रेनिंग ऑफ माइंड का, ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है।
टू स्टडी फॉरेन लॉ, इसमें हम फॉरेन लॉ की स्टडी करते हैं क्योंकि ये एक हित्ते के लिए महदूद नहीं है, एक हित्ते के लिए बाइंड नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टडी कर रहे हैं, ये इंडिया की, ये सारे फॉरेन लॉ की हर एक लेजिस्लेशन की डिफरेंट लीगल सिस्टम की स्टडी करता है। Jurisprudence is enabling a lawyer to study foreign law to be fundamental principle and generally common in all system of law। कि jurisprudence lawyer को इसमें मदद होती है कि वो एक फॉरेन लॉ को भी स्टडी करते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को भी, प्रिंसिपल को भी स्टडी करते हैं। प्रोवाइडिंग लॉजिकल ट्रेनिंग ऑफ लॉयर, एक लॉजिकल ट्रेनिंग के लॉ को, अब लॉयर को इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि लॉ के बनाने का पर्पस क्या था। तो ये टीच द लॉयर लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग अ करेक्ट यूज ऑफ लीगल टर्म, कि लॉयर को इस चीज का बताता है कैसे हमने यूज इस्तेमाल करना है लीगल टर्म्स को। ब्रिंग होमोजेनिटी, एक हमांगी पैदा होती है, किस तरह जुरिस्प्रूडेंस ब्रिंग अबाउट होमोजेनिटी इन लीगल फ्रेजोलॉजी, कि एक जब जुरिस्प्रूडेंस को स्टडी करेंगे तो सब स्टूडेंट का एक ही माइंड, एक ही थॉट, एक ही रीजन और पर्पस लॉ को जानने का होगा, तो एक होमोजेनिटी हम आएंगी, कोहेशन पैदा हो जाएगी। थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट गो इन हैंड, ज्वाइनिंग ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट लीड टू द वेलबिंग ऑफ स्टेट। जब हम थ्योरी और उसकी अमल को, मतलब उसकी थ्योरी को और प्रैक्टिस को जब हम समझेंगे लॉ को, तो एक वेलबिंग स्टेट, एक अच्छी स्टेट का, अच्छा एक अच्छी स्टेट जोन सी है उसके अंदर लॉ के पर्पस को अच्छी तरह जानेंगे, एक अच्छी स्टेट रेगुलेट होगी। यूजफुल फॉर द स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। द स्टडी हेल्पफुल रेशनलाइजिंग द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट एंड प्रिपेयर देम फॉर द अपराइट सिविल लाइफ। अब ये स्टूडेंट के लिए तो एक थिंकिंग, मतलब स्टूडेंट को एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड कर, स्टूडेंट तो इसको पढ़ने के बाद एक उसके रीजन, उसके कंसेप्ट, उसके पर्पस की तरफ देखेंगे, तो एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रिपेयर करता है, उनके लिए एक ट्रेनिंग होती है इस सब्जेक्ट से, वो लॉ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें हम फॉरेन लॉ को भी स्टडी करते हैं, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक डेवलपमेंट हमारी माइंड में स्टार्ट हो जाती है, तो ये लॉ के स्टूडेंट के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। Grasp on the subject, it help in knowing and grasping the language, grammar, the basic treatment and assumptions upon which subject rests। इसमें हम सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसकी लैंग्वेज के लिए, उसके बेसिक ट्रीटमेंट और उसके असम्पशन, जो मफरूजे बनाए होते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसको उसमें हम मदद करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है जुरिस्प्रूडेंस की, तो ये भी एक हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रैडक्लिफ, जुरिस्प्रूडेंस एक पार्ट है ऑफ हिस्ट्री का, एक पार्ट है इकोनॉमिक का, एक पार्ट है सोशियोलॉजी का, एक पार्ट है एथिक का और एक पार्ट है फिलोसफी। क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस ना सिर्फ एक बात लॉ के ऊपर स्टडी करती है, लॉ से रिलेटेड मुख्तलिफ फैक्टर के स्टडी करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के रिलेटेड हो, एथिक्स के हो, या सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक या फिलोसफी ऑफ लॉ के रिलेटेड हो। तो जुरिस्प्रूडेंस क्या है उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए कोटेशन लिखी। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। अब इसका स्कोप क्या है? स्कोप मीन्स होती है बाउंड्रीज, लिमिट्स, सब्जेक्ट मैटर। अब स्कोप को मतलब इसकी कैसी बाउंड्रीज हैं, ये कहाँ तक अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टडी कर सकता है, कहाँ तक ये नहीं कर सकता, तो स्कोप हम इसका पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड होगा। The scope of jurisprudence has widely considered over the year, commenting on the scope। अब कुछ लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया कि jurisprudence की स्कोप तो वाइड है ही, लेकिन उसको किस तरह डिफाइन कर देखिए। jurisprudence is both an intellectual and idealistic abstraction as well as the behavior study of man in society to include political, social, economic and cultural idea। It covered the study of man in relation to society। अब बताया गया कि जुरिस्प्रूडेंस आइडियलिस्टिक भी है और इंटेलेक्चुअल भी है, दानिश्वर भी है, मतलब अक्ल सोच भी प्रोवाइड कर रहा है हमें। उसके साथ साथ एक जो बिहेवियर स्टडी है मैन की, जो मैन का कोई पीपल का जो सोसाइटी में बिहेवियर है उस चीज़ को भी स्टडी करती है। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एथिकल वैल्यूज़ को भी स्टडी करती है, उनके आइडियाज़ को भी स्टडी करती है। इसके साथ साथ इस मैन की स्टडी करती है कि मैन का कैसा रिलेशन है सोसाइटी में। अब इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है ना, जो इंपॉर्टेंस है, वो प्रैक्टिकल वैल्यू से पता चलती है कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज कैसी हैं। तो जुरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड द लीगल टर्मिनोलॉजीज टू लेजिस्लेशन। अब जुरिस्प्रूडेंस क्या है, हमें प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है लीगल टर्मिनोलॉजीज क्या है, कि लॉ के टर्म्स क्या हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर वो लेजिस्लेशन से पास हो गया तो उसके लीगल टर्म्स को देख के उससे पास किया गया, तो वो क्या है, वो हमें जुरिस्प्रूडेंस बताता है। इट प्रोवाइड स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ढांचा प्रोवाइड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इसमें लॉ के कंसेप्ट को, उसके पर्पस को डिफाइन किया जा रहा है। किसी भी लॉ को बनाने के लिए उसका पर्पस, उसका कंसेप्ट बड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, देन ही वो लॉ बनता है, देन ही वो लेजिस्लेशन में जाके पास होता है। तो ये एक ढांचा प्रोवाइड कर देता है, स्केलेटन प्रोवाइड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन आइन को बनाने के लिए।
इट गिव डिटेल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू ऑफ लॉ। अब ये हमें उसके साथ साथ उसकी तशरीह करता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन करता है कि अगर ये लॉ बनाया गया इसकी लॉजिक को देखा जाए और उसकी तशरीह की जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी उसी तरह की जाए। जुरिस्प्रूडेंस हैव जजेस लॉ एंड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग। अब ये जुरिस्प्रूडेंस क्या है, ये अंडरस्टैंड कराता है, समझाता है लॉयर्स को हो या जजेस को, ये अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअल में लॉ का मतलब क्या है। लॉ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लॉ को देखा नहीं, उसके बेसिक रीजन, उसके बिहाइंड द रीजन, उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करवाता है। जुरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड एजुकेशनल वैल्यू लॉजिकली। अब जुरिस्प्रूडेंस एजुकेशनल वैल्यू हमारी तालीम में जो एक लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एनालाइज करता है, स्टूडेंट के लिए ये वेरी यूजफुल होता है। Legal research using natural language processing and machine learning to analyze legal texts and cases and statute। अब इसमें डिफरेंट लीगल सिस्टम को स्टडी किया जाता है, तो डिफरेंट लैंग्वेज को भी हम स्टडी करते हैं। एक प्रोसेस होता है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है, चाहे वो लीगल टेक्स्ट पे मुश्तमिल हो या केसेस हो या स्टैट्यूज बने हो। तो एक लीगल रिसर्च के लिए जुरिस्प्रूडेंस बड़ा इफेक्टिव होता है कि इसमें डिफरेंट पीपल्स फॉरेन स्टडी भी करते हैं, फॉरेन लॉ को स्टडी करते हैं। तो एक बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेजेबल लॉ का नॉलेज होता है। आगे है प्रिडिक्टिंग मॉडलिंग, बिल्डिंग मॉडल टू प्रिडिक्ट लीगल आउटकम सच एज द केसेस आउटकम टू सेटल अमाउंट। अब इसमें यह भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगर कोई केस आता है तो उसका लीगल आउटकम कैसा होगा, तो यह जुरिस्प्रूडेंस हमें बताता है। रिस्क असेसमेंट है, आइडेंटिफाई पॉलिटिकल लीगल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी यूजिंग डेटा एनालिसिस। अब इसमें जो आइडेंटिफाई शिनाख्त करता है कि पॉलिटिकली जो सियासी तौर पर जो लीगल रिस्क और हमें अपॉर्चुनिटी होगी किस तरह होगी और किस वजह से होगी, कि लॉ की नजर में इसको भी डिफाइन किया गया। जुरिस्प्रूडेंस इसके ऊपर भी स्टडी करता है। अगर कंप्लेंट्स है यूजिंग एनालिटिक टू मॉनिटर एंड ज्यूरी कंप्लेंट्स विद रेगुलेशन अल्लाह। अगर सोसाइटी में लॉ को अच्छी तरह रेगुलेट नहीं किया जाता तो इसकी कंप्लेन के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लॉ है उसको कैसे रेगुलेट, उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, तो वो भी जुरिस्प्रूडेंस हमें प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन। Dispute resolutions, applying analytic to facilitate dispute resolution and negotiation। अब jurisprudence क्या है, dispute को solve करवाने का जरिया है। इसकी बेसिकली जजेस और लॉयर को ट्रू मीनिंग की तरफ लेके आता है, स्टूडेंट के लिए एक हेल्पफुल होता है। तो ये एक डिस्प्यूट को एक स्किल प्रोवाइड करता है। अगर हमने पीछे भी पढ़ा यही कि वो एक ट्रेनिंग देता है, स्किल प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने की और नेगोशिएशन मशवरा करने की, एक कह लें कि आपको सजेशन प्रोवाइड करता है। लीगल गाइडेंस यूजिंग एनालिटिक टू प्रोवाइड एंड डेटा ड्राइवन लीगल एडवाइस एंड गाइड। ये हमें लीगल गाइडेंस रहनुमाई प्रोवाइड करता है कि लॉ बना तो दिया गया, उसकी रहनुमाई करता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, उसके ट्रू मीनिंग को इवैल्यूएट करता है। तो ये हमें लीगल गाइडेंस और एडवाइस मुहैया करता है, नसीहत प्रोवाइड करता है, सजेशन भी देता है। Regulatory analytics, analytic regulatory change and the impact on business and industry। अगर कोई भी jurisprudence में उसके लॉ के अंदर चेंजिंग आता है तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली बिजनेस और इंडस्ट्री वालों पर पड़ता है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करना है। अगर कोई भी हमारे एनालिटिक्स में, हमारे लीगल नॉर्म्स में कोई चेंज आता है तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस और इंडस्ट्री, उसको रेगुलेट करने के लिए जुरिस्प्रूडेंस हमें कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस के लिए एनालाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। अब जुरिस्प्रूडेंस क्योंकि डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट स्टेट के साथ होते हैं तो उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, तो उन लैंग्वेज को भी एक प्रोसेस से गुजर के हमारे पास अपने लैंग्वेज, अपनी नेशनल लैंग्वेज को भी मशीन होती हैं जो इस चीज़ को लर्न करती हैं। तो जुरिस्प्रूडेंस इसके ऊपर भी, क्योंकि लॉ को स्टडी करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लॉ को ही बताया गया है, तो डिफरेंट लैंग्वेज प्रोसेस के जरिए हम अपनी नेशनल लैंग्वेज तक स्टडी कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिसिस, एनालाइजिंग पेटेंट एंड ट्रेडमार्क टू आइडेंटिफाई ट्रेंडेड अपॉर्चुनिटी। इसमें हम जो हमारे पास जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, उस चीज़ को भी हम जुरिस्प्रूडेंस में स्टडी करते हैं कि लॉ की नज़र से इसका क्या मतलब है, इसका क्या रीज़न है, क्या इसके पर्पज़ है। Access to justice using analytic justice to improve access to justice and legal services, understand population। यही कि इसका मकसद क्या होता है, जुरिस्प्रूडेंस का मकसद ये होता है कि हमारी जो जस्टिस, इंसाफ तक रसाई है हर लोग की, हर पीपल की, हर पर्सन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को इम्प्रूव किया, लीगल सर्विसेज को भी इम्प्रूव किया जाए। आगे है स्टेटरी इंटरप्रिटेशंस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट लॉ एंड रेगुलेशन। जो हमारे पास स्टेटरी इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो हमारे पास असूलों का मजमूआ होता है ना, उसको कैसे हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में एक प्रोसेस के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जुरिस्प्रूडेंस इसको भी हर तरह से इंटरप्रेट करता है, उसकी लॉ रेगुलेशन को भी बताता है।
कंप्लेंट्स मॉनिटरिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी अगर कंप्लेन होती है कि लॉ सोसाइटी में अच्छी तरह रेगुलेट नहीं कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट्स और मॉनिटरिंग कैसे की जाए वो भी हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। यूजिंग डेटा एनालिसिस टू आइडेंटिफाई रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, मॉनिटर कंप्लेंट्स एंड अलर्ट टू पोटेंशियल इश्यूज। हमें पोटेंशियल इशू के ऊपर हमारे उसके पीछे रीजन जो उनकी होती है, बिहाइंड द रीजन क्या है, उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं। केस लॉ एनालिसिस है, इसमें हम लॉ को केस को एनालिसिस करेंगे, किस तरह केस का एनालिसिस करेंगे, अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू एनालाइज कोड एंड आइडेंटिफाई पैटर्न एंड प्रेडिक्टिंग आउटकम। जो भी है इसके अंदर, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस हमें आउटकम प्रोवाइड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी है, हर चीज़ जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उसको केस लॉ एनालिसिस भी कैसा प्रोवाइड किया जाएगा वो भी हमें जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज की बात भी कौन करेगा, जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लोर करेगा द फाउंडेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन विद इन द लीगल सिस्टम। कि जूरिस्प्रूडेंस इस चीज़ को बताएगा कि ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज को किस तरह इंटरप्रेट किया गया है हमारे लीगल सिस्टम में, उस चीज़ को भी इवैल्यूएट करेगा। लीगल चेंज एंड इवैल्यूएशन, अब लीगल चेंज एंड इवैल्यूएशन देखिए, जूरिस्प्रूडेंस स्टडी द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम ट्रेसिंग हाउ दे अडॉप्ट टू चेंजिंग सोसाइटल कल्चर। कि जूरिस्प्रूडेंस इस चीज़ के ऊपर स्टडी करता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एग्जिस्टिंग लॉ को स्टडी करता है, जो हिस्ट्री में लॉ होते हैं, या हमारी जो एक प्रोग्रेसिव साइंस है, तो अगर सोसाइटी चेंज होती है, लॉ चेंज हो रहा है, तो जूरिस्प्रूडेंस भी एक्चुअली में चेंज हो रही है। ठीक है, तो कैसे हम अडॉप्ट करते हैं अपनी सोसाइटल और कल्चर नॉर्म्स को, जूरिस्प्रूडेंस इस चीज़ को भी स्टडी करता है। एक कंपैरेटिव लॉ है, द स्कोप एक्सटेंड टू कंपैरेटिव लीगल स्टडी वेयर डिफरेंट लीगल सिस्टम एनालाइज कंपेयर टू कंट्रास्ट अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज। इसमें हम अपने ही लीगल सिस्टम को स्टडी नहीं करते, इसमें हम दूसरों के लीगल सिस्टम को, दूसरी कंट्रीज के लीगल सिस्टम, डिफरेंट लीगल सिस्टम को स्टडी करते हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन हमारा आ जाता है कि कौन सी ऐसी सिमिलरिटीज है जो दोनों मुल्कों में सेम है, या हर कंट्री में हमारे लॉ के, हमारे लीगल सिस्टम की एनालिसिस किया जाएगा, कौन से लॉ सिमिलर है और कौन सी एक थिंकिंग डेवलप होगी। लीगल फिलोसफी है, जूरिस्प्रूडेंस एंगेज इन फिलोसफर इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ लॉ एक्सप्लोरिंग द वन लाइक नेचुरल लीगल मैन। इसमें जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि जूरिस्ट की थिंकिंग होती है, फिलोसफर थिंकिंग, कुछ कहते हैं ये नेचुरल लॉ है, कुछ कहते हैं ये लीगल पॉजिटिवम है, मतलब ये एक लीगली तौर पर हम इसे नेचुरल लॉ भी कह सकते हैं, नेचुरल लॉ अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से पहले से ही है, या लीगल पॉजिटिविज्म है, इसको डिफरेंट तरह के नेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक लीगल फिलोसफी होती है, लॉ को फिलोसफर ने अपने तौर पर अपने आइडियोलॉजीज के मुताबिक ही स्टडी किया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्रिटिकल लीगल स्टडी, उसमें भी हमने ये पढ़ा द मर्जिंग फील्ड विद इन जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन द सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ऑफ लॉ चैलेंजिंग ट्रेडिशनल पावर एंड स्ट्रक्चर। ये जूरिस्प्रूडेंस क्या कर दिया है, एक इमर्जिंग कंसेप्ट आ जाता है, हम इसको पढ़ते पढ़ते एक क्रिटिकल लीगल स्टडी आ जाती है। अगर हम उस लॉ को स्टडी करें तो हमें पता, हम इस चीज़ के बारे में सोचने लग पड़ेंगे कि भाई इसका पर्पस क्या है, इसका रीजन क्या है, हम ऐसे नहीं लॉ को पढ़ेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड कर देती है, क्वेश्चन अराइज करना सिखा देती है, चाहे वो सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के मामले में हो। इस वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी ट्रेडिशन होती है, वो खतरे में आ जाती है। इसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि हम अब थिंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी लॉ बनाने का मकसद देख रहे हैं, उसकी चैलेंज फिर ट्रेडिशनल जो लॉ है, जो एग्जिस्टिंग, जो हमारे पिछले लॉ या एग्जिस्टिंग लॉ होंगे, उसको थोड़े से चैलेंजिंग फेस करना पड़ेंगे। आगे है ये सोर्सेज ऑफ लॉ का भी जरिया है, द एस्पेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ लीगल रूल्स, स्टडी द हायरार्की ऑफ लीगल सोर्सेज सच एज स्टैट्यूट एंड प्रेसिडेंट कस्टम। अब ये मतलब जूरिस्प्रूडेंस अब सोर्स बन गया ना लॉ का, अब लॉ को डिफाइन कर रहा है, तो ये एक सोर्स बन से, एक हायरार्की ऑफ लीगल सोर्स में जूरिस्प्रूडेंस भी एक सोर्स है। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द विजडम नॉलेज और माइंड ऑफ लॉ विदाउट एडुकेट नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस परफेक्ट इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड। कि जूरिस्प्रूडेंस एक लॉ के नॉलेज को डिफाइन कर रही है, कि लॉ के पर्पस को, उसके कंसेप्ट को, इसके नेचर को डिफाइन कर रही है। अगर हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, नो परफेक्ट इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड, हम उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह, उसके ऊपर थिंकिंग हम अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। जूरिस्प्रूडेंस इज द थियोरेटिकल एंड फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लॉ। एक थियोरेटिकल स्टडी हमें फिलोसफर ने प्रोवाइड किया है। एक्सप्लोर करें इट्स फंडामेंटल नेचर, पर्पस एंड इम्प्लीकेशन, इसके बनाने, इसकी नेचर कैसी है, उसका मकसद क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन हमने कैसे करनी है। इट प्रोवाइड द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, शेपिंग अ परसेप्शन ऑफ जस्टिस, मोरालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। ये कहा गया कि इसके ऊपर अंडरस्टैंड करवाया जाए कि सोसाइटी में लॉ का रोल कैसे, उसकी परसेप्शन को, एक सोसाइटी में परसेप्शन को डेवलप करता है कि जस्टिस, मोरालिटी और ह्यूमन राइट का लॉ के साथ बड़ा ही अहम रिलेशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस टू क्लैरिफाई द सिस्टम एंड द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल है कि जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे जो असूलों, लॉ के असूल होते हैं ना, उनके कंसेप्ट को बड़ी क्लैरिफाई से, बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से क्लैरिफाई कर लेते हैं।
लॉ इज नॉट स्टेटिक कंसेप्ट बट इज अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन शेप बाय हिस्ट्री एंड कल्चर। एक स्टेटिक कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसको हम ये नहीं कह सकते कि चेंज ही नहीं हो सकता। ये एक डेवलपिंग, एक प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है। ये एक डायनेमिक एंड इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ये लॉ, अगर लॉ में चेंजिंग आ रही है तो बेसिकली सोसाइटी में भी चेंज आ रही है। तो वो एक शेप दिखा रहा है। लॉ हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो शेप कर रहा है उसके हिस्ट्री को, उसके कल्चर को। So today the lecture is completed. Do subscribe my YouTube channel. Okay, students. Allah.